Assalamu alaikum. This is our 10th lecture of Managerial Economics and our topic today is demand forecasting. Before starting today's lecture, let me give you an overview of today's and subsequent lectures. And this is as forecasting applications, qualitative analysis, trends analysis and projection, exponential smoothing, and econometric forecasting. The field of organizational forecasting, it was started in the early 50s and now it has become a mature field and it is being used extensively in all fields. As far as economic forecasting or business forecasting is concerned, it is an essential part of the managerial decision-making process. Decisions made, that is the management decisions or the business decisions, are made in the face of risk and uncertainty. Basically, the basic purpose or objective of the forecasting or economic forecasting is to reduce this element of risk or uncertainty that is faced by the firm. Firm has to decide what to produce, that is, what amount of each product should be produced, what price to charge, and what should be spent on the advertising expenditures. And also the firm has to decide about its future growth plan. That all these decisions, that is the operating decisions, day-to-day decisions, and the long-term planning, these depends on macroeconomic forecasting and also on microeconomic forecasting. That is, these decisions depends on the general level of economic activity in the economy on the whole. इसमें हम जो है वो देखेंगे कि इकोनॉमी जो है वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल फर्म जो है वो देखेगी और इसके साथ इन पर्टिकुलर जो उसकी डिमांड या सेल्स के लिए फोरकास्टिंग उसने जो है करनी है उसके लिए वो माइक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग को यूज़ करेंगी. सो वी कैन से दैट एज फार एज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इज़ कंसर्न्ड, उसको हम ब्रॉडली दो जो है कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ द macroeconomic forecasting and the other is microeconomic forecasting. जहाँ तक macroeconomic forecasting है, जैसे कि नाम से जाहिर है, यहाँ पे एग्रीगेट लेवल जो हमारे मेजर्स हैं या वेरिएबल्स हैं उनको फोरकास्ट किया जाता है फॉर द एंटायर इकोनॉमी. ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फर्म जो है उसकी बिजनेस जो प्लान्स हैं, उसके जो बिजनेस प्लान या फोरकास्टिंग है वो डिपेंड करेगा ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि उस वक्त इकोनॉमी में है. और इसके लिए इसकी रीज़न ये है कि जो भी फर्म जो है फोरकास्ट करेगी, फॉर एग्जांपल इफ़ द फर्म इज़ प्रोड्यूसिंग लेट्स से ऑटोमोबाइल और ये हाउसिंग इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं या इसके अलावा हम किसी भी और गुड्स और सर्विस की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो राइज और फॉल है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ आएगा. जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अगर राइज कर रही है तो सारी ये गुड्स एंड सर्विसेज इनकी जो फोरकास्टिंग होगी वो भी राइज करेगी. लेकिन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो डाउन टर्न की तरफ जा रही है, जैसे कि स्लो डाउन हो रही है इकोनॉमी, तो इसके साथ ही फोरकास्टिंग जो है उस पर असर पड़ेगा. मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में जो एग्रीगेट मेजर्स हैं सच एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट और इसी तरह के जो हैं वेरिएबल्स उनको फोरकास्ट किया जाता है. एंड दीज फोरकास्ट आर मेड बाय द गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट. समटाइम्स दीज गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट आर क्रिटिसाइज्ड फॉर ओवर एस्टिमेटिंग और बीइंग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. और इसके लिए उनको इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उनका ये ख्याल होता है कि गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट हैं तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, इसलिए जो ग्रोथ रेट है उसमें वो अपवर्ड बायस जो है आ जाता है, वो इसकी वैल्यू जो है एग्जैजरेट कर देते हैं. या जो दूसरे वेरिएबल्स हैं जैसे कि इन्फ्लेशन रेट है या गवर्नमेंट की जो डेफिसिट स्पेंडिंग है उसको उसमें वो डाउनवर्ड बायस जो है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं. यानी उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी सी उसको मैनिपुलेट भी कहा जा सकता है, लेकिन ये कि ज़्यादातर उनको इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो ओवरली जो है ऑप्टिमिस्टिक होते हैं इसके बारे में इकोनॉमी की जो ओवरऑल सिचुएशन है. लेकिन जो फर्म है या जो इंडस्ट्री है उसको जो अपनी डिमांड या अपनी प्रोडक्ट की सेल और उसके रेवेन्यू के बारे में जो फोरकास्टिंग करनी है
वो इससे रिलेटेड है, इसलिए कि अगर ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बूम पर है, तो उसमें जो फर्म्स या इंडस्ट्री लेवल पे फोरकास्टिंग होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन अगर इकोनॉमी स्लगिश हो रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्लो डाउन हो रही हैं, तो इसके नतीजे में फर्म्स जो हैं वो अपनी फोरकास्टिंग उसके मुताबिक करेंगे। यहाँ पे जो हम माइक्रो लेवल पे देखेंगे, इसका मतलब ये है कि जो फर्म या इंडस्ट्री जो है माइक्रो लेवल पे या माइक्रो फोरकास्टिंग जो करेगी, उसमें ये मैक्रो फोरकास्टिंग जो है वो इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी कि मैक्रो फोरकास्टिंग जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने की है या गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट ने की है, या इसके अलावा कुछ प्राइवेट इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने भी की है, तो वो इसको एज इनपुट अपने जो फोरकास्टिंग है उसमें यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर यानी कि उनका जो पहला स्टेप ये होगा कि वो ओवरऑल जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसको देखेंगे और उसके मुताबिक फिर फर्म जो है अपने आइंदा के जो फ्यूचर प्लान्स हैं और डे टू डे जो उसके ऑपरेशंस हैं, डिसीजंस हैं, उसकी फोरकास्टिंग जो है वो करेगी। जहाँ तक सवाल है माइक्रो फोरकास्टिंग का, जो कि फर्म की है या इंडस्ट्री के लिए है, तो इसमें डिपेंड करेगा उसके मार्केट शेयर, जो हिस्टोरिकल मार्केट शेयर था, और इसके अलावा जो उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं कि उसके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं ग्रोथ के, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें जो बेसिकली जो ये फोरकास्टिंग है उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो जो नंबर 1 कैटेगरी है वो है कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट इज़ वी कैन यूज़ क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग और क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। एज फार एज क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग इज़ कंसर्न, उसको फिर हम फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इसके अलावा और कौन सी फोरकास्टिंग टेक्निक हैं। कुछ फोरकास्टिंग टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि शॉर्ट रन एनालिसिस के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि लॉन्ग रन एनालिसिस के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। इसी तरह से दीज फोरकास्टिंग टेक्निक्स दे रेंज फ्रॉम वेरी नाइव टू वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। तो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या होगा, और इसके बाद हम जब ये सारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को जब हम डिस्कस कर लेंगे, तो एंड पे हम ये जो है डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो कहाँ पे सूटेबल है और कौन सी टेक्निक जो है उसको किस टेक्निक के ऊपर फोकियत दी जा सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव टेक्निक। क्वालिटेटिव टेक्निक जो है उसमें बेसिकली उसको हम उस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है ओपिनियन पोल या एक्सपर्ट ओपिनियन, और नंबर 2 है सर्वे टेक्निक। Expert opinion is further, it is classified into 3 categories. First is executive polling or executive poll, and the second is Salesforce opinion or Salesforce poll, and third is consumers intentions poll. Now first of all executive poll. Executive poll जो है उसमें firm जो है अपने top management को उनसे उनकी ओपिनियन जो है वो लेती है कि फर्दर जो है सेल्स या जो भी फर्म्स के प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में उनकी ओपिनियन लेती है। इसमें जो टॉप मैनेजमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं फर्म के, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, पर्सनल है और फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सारी के जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे उनकी राय जो है वो पूछी जाती है। पर एग्जीक्यूटिव पोल जो है उसको हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है पर्सनल इंसाइट, नंबर 2 है पैनल कंसेंसस, और नंबर 3 है डेल्फी मेथड। नंबर 1 जो है पर्सनल इंसाइट है, इसमें द साइज ऑफ द फर्म इज़ वेरी स्मॉल, तो उसमें ये हो सकता है कि ओनली 1 इंडिविजुअल इज़ कंसल्टेड एज एन एक्सपर्ट। तो उसमें जो भी एक्सपर्ट है और उसकी वो अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है उसके बेस के ऊपर फर्म के बारे में जो है फोरकास्टिंग कर सकता है। या फिर ये हो सकता है कि अगर मीडियम साइज फर्म है और एक जो इंडिविजुअल है जो अपनी राय दे रहा है, फोरकास्टिंग को उसके ऊपर डिपेंड करने की बजाय हो सकता है कि ज़्यादा लोगों की राय जो है वो पूछी जाए। फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो टॉप मैनेजमेंट है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उन सब की राय जो है वो ली जाए इस बारे में। तो यहाँ पे उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो जनरेट होगी फोरकास्टिंग वो ज़्यादा रिलायबल होगी, क्योंकि ये बहुत से लोग जो है अपनी राय इसमें दे रहे हैं, सो दैट देयर कलेक्टिव विजडम इज़ यूज्ड हियर।
अब इसमें ये डिपेंड करता है कि जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो एक्सपर्ट्स हैं, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है जिनकी राय जो है वो पूछी जा रही है फोरकास्टिंग के लिए, तो उसमें उनकी जो नॉलेज है और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो सब जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि समटाइम्स इट हैपन्स दैट वन पर्सन और मे बी मोर देन वन पर्सन दे आर क्वाइट डोमिनेटिंग, और सब लोग जो हैं वो उन्हीं की राय को तस्लीम कर लेते हैं। तो वो डोमिनेटिंग हो सकते हैं। देयर कुड बी वेरियस रीजंस, फॉर एग्जांपल a person could have a forceful personality, or maybe he has a key position in the firm. और ये कि कुछ लोग वैसे डोमिनेटिंग होते हैं पर्सनालिटी वाइज भी, और इसके लिए ये है कि वो अपनी जो राय है उनकी दूसरे लोगों की राय जो है इससे ओवरशैडोड हो जाएगी, और वो उनकी हाँ में हाँ मिलाने का जो है वो हो सकता है। यानी कि सब जो है वो अपनी राय देने की बजाय जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है उसी की राय के ऊपर उसी को जो है हरफ आखिर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस एंड इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, another method or approach is developed, which is called Delphi method. In Delphi method, these experts, they receive a series of questions. When they receive this series of questions, they respond to it, and then their responses are sent to an independent party, and that independent party analyzes the results, और जो भी उन्होंने इनको दिया है अपनी ओपिनियन उसको एनालाइज करते हैं और उसको फिर एक कंसेंसस के तौर पर जो है वो डिराइव करते हैं, उसमें से एक नतीजा जो है वो अखज़ करते हैं, जो कि पैनल कंसेंसस की तरह ही का एक नतीजा होता है। और फर्दर इसके बाद इसकी जो फीडबैक है वो वापस फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाती है, और इस तरह से ये जो पैनल कंसेंसस जो हमने सेकंड मेथड डिस्कस किया, उसी तरह का रिजल्ट जो है वो डेल्फी मेथड को यूज़ कर आ जाता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि किसी एक फ़र्द या कुछ अफराद की राय जो है वो दूसरे लोगों की राय के ऊपर डोमिनेट नहीं करती। So in expert opinion or opinion poll, we have explained the first method, that is executive polling. Second is sales force polling. अब यहाँ पे जो फर्म की सेल्स की टीम है उसकी पोलिंग की जाती है। The rationale is that it is considered that these people are closest to the market and they are in the field, और उनकी जो पोलिंग है, उनकी जो राय है फर्म की जो फ्यूचर सेल्स हैं उसके बारे में ली जाती है, और इससे फिर फर्म जो है फोरकास्टिंग में इससे हेल्प लेती है। और थर्ड जो यहाँ पे हमने मेथड चूज़ किया है वो है जो कि कंज्यूमर इंटेंशन पोलिंग है। अब कंज्यूमर्स जो हैं वो भी इसके लिए कुछ एक सैम्पल जो है वो सिलेक्ट की जाती है, दैट इज़ दिस सैम्पल इज़ ऑफ पोटेंशियल बायर्स, और फर्म्स जो कि ड्यूरेबल कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर रही होती हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल है या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उसके लिए एक कंज्यूमर से जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं उनका एक जो है ओपिनियन जो है उनकी ली जाती है। और इसमें जो रैशनल है वो ये है कि लोग जो हैं पहले से अपने ये जो प्लान हैं, जैसे कि इन अशिया के ऊपर वो पहले से ही प्लान कर लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर उनके काफ़ी अमाउंट जो है वो खर्च होनी होती है, तो इसलिए वो इनका महीनों पहले या एक साल पहले इसके बारे में इन एडवांस जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। इसलिए वो फर्म को अपने जो उनके इंटेंशंस हैं परचेज़ करने की, उसके बारे में उनको मालूमात मिल जाती हैं। तो इस तरह से फर्म जो है इन तीनों तरीक़ों से, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव पोलिंग, सेल्स फोर्स पोलिंग एंड कंज्यूमर इंटेंशन पोलिंग से यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन या ओपिनियन पोल जो है उसको हासिल करती है, जिसके बेस के ऊपर वो अपनी फोरकास्टिंग करती है। जो सेकंड क्वालिटेटिव टेक्निक है वो है सर्वे टेक्निक। सर्वे टेक्निक की बात हमने पहले भी डिमांड एस्टिमेशन में भी की थी कि उसमें सर्वेस जो थे उसके बारे में हमने बात की थी। These mailed questionnaires are sent to individual consumers, business firms and government agencies. The rationale behind these mailed questionnaires is that people decide ahead of time about their future plans. When business firms are asked questions in these questionnaires about their capital budget, sales budget and operating budget, तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट होता है उसको फोरकास्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर द फोरकास्टर्स। सिमिलरली एज फार एज द कंज्यूमर्स आर कंसर्न, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स भी जो हैं वो अपने जो बड़े अखराजात हैं, जैसे कि
हाउसिंग है, हाउसेस के ऊपर, या ऑटोमोबाइल्स, या उनका कोई एजुकेशनल ट्रिप है, या इसी तरह के फॉरेन ट्रिप है, तो इन सब अशिया और खिदमात के लिए वो एक साल पहले या कुछ महीने पहले जो है डिसाइड करते हैं। तो जब उनको ये क्वेश्चनर्स भेजे जाते हैं तो इसके जो भी वो रिस्पॉन्ड देते हैं, इससे भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो फोरकास्टर के पास आ जाती है, और फर्म्स जो हैं वो इनकी बेसिस के ऊपर जो उन्होंने फर्म से डेटा कलेक्ट किया है और कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट किया है, उसके ऊपर उसको बेस करते हुए अपनी जो फोरकास्ट हैं उसको बनाती हैं। इसके अलावा हमने ये कहा कि ये जो क्वेश्चनर्स हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी भेजे जा सकते हैं, और गवर्नमेंट एजेंसी भी हमने देखा है कि जो बजट प्लान करते हैं, फॉर्मल बजट जो प्लान किया जाता है, उसमें तकरीबन सारा साल जो है वो इनपुट जो है ली जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, और इस पे काम होता रहता है। और अल्टीमेटली जब बजट बनता है तो यहाँ पे भी ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है डेटा की फॉर्म में। ये इन्फॉर्मेशन जो है क्वेश्चनर्स जब फर्म्स जो हैं वो भेजेंगी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, तो कंज्यूमर से, बिजनेस फर्म से और गवर्नमेंट एजेंसीज से ये क्वेश्चनर्स जो मेल किए जाएंगे जब वापस आएंगे तो इनको भी अपनी फोरकास्टिंग में वो इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि 2008 और 2009 में पाइड ने, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दे हैव कंडक्टेड अ सर्वे which was regarding the inflationary expectations of the consumers in Pakistan, and they used to send this questionnaire after every 3 months to the consumers, to the business people, to economists and to the related people। और फिर इसमें जो है वो ये क्वेश्चनेयर इनको वो कलेक्ट करते थे और उसको एनालाइज करते थे, और इसमें सेल्फ एड्रेस जो मेल्ड क्वेश्चनेयर है उसमें सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप जो है दे यूज टू सेंड सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप सो दैट the response rate of the consumers or respondents is better। तो इस तरह से ये जो सर्वेज हैं और इसके अलावा और बहुत से इस टाइप के सर्वेज वो कंडक्ट किए जाते हैं। और सर्वे टेक्निक का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को these qualitative techniques they normally they do not replace the quantitative techniques, they are sort of supplement to the quantitative techniques। और एक उसमें जो एलिमेंट है, जैसे कि अभी हमने कहा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, दैट इज़ द इन्फ्लेशन, द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस और द कंज्यूमर्स टेस्ट, ये जो सब चीज़ें हैं ये सब्जेक्टिव हैं, साइकोलॉजिकल इन नेचर हैं, क्वालिटेटिव हैं, और इनके बारे में जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में डेटा इसमें अवेलेबल नहीं होता, because all these phenomena, these are psychological or subjective which cannot be quantified। So as a result of these qualitative techniques, using these qualitative techniques, the phenomena which is psychological or subjective in nature, उसके बारे में भी जो है डेटा कलेक्ट हो जाता है इस तरह से। और जैसे कि स्पेशली जो कंज्यूमर्स टेस्ट हैं उसके बारे में ये क्वांटिटेटिव टेक्निक में ये अस्यूम किया जाता है दैट दे आर कांस्टेंट एंड दे आर नॉट चेंजिंग, बट व्हेन दे आर एक्चुअली चेंजिंग then this can be brought about in the model, where this can be incorporated, this information can be incorporated into the model, and this information has been collected by using these qualitative techniques. These quantitative techniques normally they assume that these subjects, the taste of the consumers or the expectations regarding the consumers, they are constant, but actually if the taste of the consumers are changing, then this can be suggested by the research that has been conducted, that is the survey will suggest that what is the nature of the change and what is the direction of the change in the taste of the consumers। तो इस तरह से फर्म को जो चीज़ मिसिंग होती है क्वांटिटेटिव डेटा में या क्वांटिटेटिव टेक्निक में, वो क्वालिटेटिव टेक्निक की वजह से जो हमारा मॉडल है क्वांटिटेटिव उसमें शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू the quantitative techniques that are used in forecasting, and first of all we will be considering time series analysis और time series जो model है उसको हम सबसे पहले consider करेंगे। Time series analysis, this model is based on the past observations, that is here the variable in question is arranged chronologically by time, that is by days, by months, quarters or years। और टाइम सीरीज जो एनालिसिस है, टाइम सीरीज एनालिसिस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा
recorded over a period of time. The data may be recorded weekly, monthly, or quarterly. Basically, this model projects future values of the variable in question based on the past observations. इसमें ये assume किया जाता है कि जो past observations है या जो भी past trend था उसको जो है वो continue करेगा. Time series analysis, it has main when the first step in the time series analysis is to plot the data. Once the data is plotted, we plot on the horizontal axis, we plot the time, which is now the independent variable, whereas the other variable which is to be forecasted is plotted against the vertical axis. तो इसमें अगर let's say हम sales को जो है project कर रहे हैं या हम जो demand है firm की उसको project कर रहे हैं तो उसको हम vertical axis पे plot करेंगे. इसमें जो assumption है basically वो ये है कि जो भी टाइम सीरीज जो है उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं. द डेटा वेरी ओवर टाइम और इस वेरिएशन के लिए जो है उसकी डिफरेंट रीजंस हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं. लेकिन इसमें जो टाइम सीरीज है उसमें हम जो फोरकास्ट करेंगे जो भी प्रेडिक्शंस जो हैं वो करेंगे, दोज प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा एंड इट इज़ अस्यूम्ड दैट दिस ट्रेंड और दिस पैटर्न विल कंटिन्यू to hold. This is quite a strong assumption, but this is what is made here. ये assumption जो है इस assumption के ऊपर base करके time series analysis जो है वो किया जाता है और इसीलिए time series analysis it is considered to be a naive method of forecasting technique because it is based on this strong assumption that the pattern which was there in the past it is going to be the same in future. तो इसके लिए जब हम इसको plot करते हैं data को against the time, that is on the vertical axis we are plotting the data which is to be forecasted and on the horizontal axis time is plotted. तो इसमें time जो है that could be in the form of months, वो monthly हो सकता है डेटा या quarterly हो सकता है या yearly डेटा हो सकता है. और इसमें जब इसको प्लॉट किया जाता है तो उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, वेरिएशन होती है. The reason for this variation is due to the different components of the time series. There are 4 components of the time series. Number 1 is the secular trend. Second is cyclical variation. Third is seasonal variations. And fourth is random fluctuations. The first one is here secular trend. यहाँ पे अगर हम time series analysis को functional form में जो है उसको हम लिखें, then we can see that time series it is a function of 4 components. That is, we can write it YT is a function of T, C, S and R, where T is for trend, C is for cyclical variations, and S is for seasonal component, and R is for random component. So time series data can be presented in the functional form, and it has 4 components. As we can see that here, the first one is the secular trend, second is cyclical variation, third is seasonal variation, and fourth is random variation. The secular trend is the smooth long run direction of the time series, whereas the cyclical variation is the fluctuation above and below the trend line. The seasonal variation is the pattern in a time series within a year. These patterns tend to repeat themselves from year to year. The irregular variation or random variation is divided into 2 components. First one is episodic variation and the second is residual variation. Episodic variation are unpredictable, but they can be usually be identified, such as floods or hurricanes, and residual variation are random in nature and they cannot be identified, such as war strikes. यहाँ पे जो हमने फ़र्क बताया है रैंडम वेरिएशन में, उसमें ये है कि एक एलिमेंट ऐसा है जैसे कि फ्लड्स हैं, वेदर एक्सपर्ट्स जो हैं अगर वो बता सकते हैं कि इस साल बारिशें ज़्यादा होंगी जिसकी वजह से फ्लड जो हैं वो आ सकते हैं, इसका मतलब है कि वो इसको फोरकास्ट कर सकते हैं. लेकिन जो दूसरे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि वॉर है या स्ट्राइक्स हैं या और कोई नेचुरल डिजास्टर है जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते,
वो रेजिजुअल वेरिएशन कहलाते हैं, और कलेक्टिवली वी कॉल दीज वेरिएशंस एज रैंडम वेरिएशंस. द फर्स्ट वन वाज द सेकुलर ट्रेंड एंड वी हैव सेड दैट इट इज स्मूथ लॉन्ग रन डायरेक्शन ऑफ अ टाइम सीरीज. अब यहाँ पे जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं टाइम सीरीज डेटा, दैट शोज अ लॉन्ग रन स्मूथ डायरेक्शन ऑफ द टाइम सीरीज, आइदर इट इज राइजिंग और इट इज फॉलिंग. Normally, if we are talking about the firm's sales or revenues, they show a secular trend which is, अगर हम उसको draw करते हैं तो वो rising line जो है वो बनेगी. The reason is that the population is growing, and the second reason could be that people जो भी लोग हैं, जो भी consumers हैं, उनकी per capita income जो है वो increase हुई है, और इसी की वजह से उनकी जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो भी राइज कर जाता है. सो दैट वी हैव अ राइजिंग ट्रेंड, वी कैन सी विजुअली दिस राइजिंग ट्रेंड. और ये ज़रूरी नहीं है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दैट वी आर कंसिडरिंग. देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स जो कि बिल्कुल आउटडेटेड हो जाती हैं और ऑब्सोलीट हो जाती हैं, और उनका जो है कंजम्पशन वो टाइम के साथ कम हो जाती है. सो उनका जो ट्रेंड होगा वो फॉलिंग ट्रेंड, फॉलिंग लाइन की सूरत में हम देखेंगे. सेकंड जो कंपोनेंट है वो है सिक्लिकल वेरिएशन, एंड इट इज़ द वेरिएशन और फ्लक्चुएशंस अबव एंड बिलो द ट्रेंड लाइन. ट्रेंड लाइन जो एक ट्रेंड जो बताएगा वो एक टाइम सीरीज का ट्रेंड होगा, आइदर राइजिंग होगा या फॉलिंग होगा, और ये जो सिक्लिकल वेरिएशन है ये इसके इर्द गिर्द हम देख सकते हैं. Cyclical variation, as we know about the business cycle theory of economics, these cyclical variations, they recur after every several years. अब यहाँ पे क्योंकि जो है हम बिजनेस साइकिल थ्योरी को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि बिजनेस साइकिल उसके 4 फेजेस होती हैं. देयर आर 4 फेजेस ऑफ अ बिजनेस साइकिल. अगर हम पीक से स्टार्ट करते हैं तो पीक के बाद जो है उसमें स्लो डाउन हो जाती है इकोनॉमी, और इकोनॉमी जब स्लो डाउन होती है तो फिर वो रिसेशन की तरफ आती है, एंड आफ्टर दैट देयर कम्स द फेज ऑफ रिकवरी, and then again the period of boom. So these 4 phases of the business cycle, they go on repeating themselves, and they result in cyclical fluctuations in the time series data. और ये cyclical fluctuations जो हैं, जहाँ तक हम firm के perspective से बात कर रहे हैं, तो उस पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप की प्रोडक्ट जो है फर्म वो प्रोड्यूस कर रही है. If it is a firm that is producing automobiles, then these swings in the cyclical fluctuations, these swings are long swings, say from 10 to 15 years. After every 10 to 15 years, they recur and repeat themselves. अगर हम जो बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स की, तो वहाँ पे swings जो हैं वो relatively shorter होंगी, लेकिन जो हाउसिंग इंडस्ट्री है, हाउसिंग की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये cyclical variations जो हैं these swings are longer, और वो 10 to 15 years तक हो सकते हैं. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये स्विंग्स जो हैं लॉन्ग रन नहीं होंगे. इफ़ वी आर कंसिडरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स. देन द नेक्स्ट वेरिएशन दैट वी कैन टॉक अबाउट इज़ द सीजनल वेरिएशन. Seasonal variation is the pattern in a time series within a year. That is, they are regular and they recur from one year to the other year. So yearly इनमें जो ये fluctuations आती हैं, these are associated with seasonal, with different seasons in the year and social customs and social festivals और या religious festivals जो हैं इनके ऊपर ये depend करती हैं. Seasonal variation में जैसे कि नाम से जाहिर है, यहाँ पे different season जो होंगे, that is the different seasons of the year, these give rise to these fluctuations. इसमें fluctuations जो हैं इस वजह से वेरिएशन जो है सीजनल वेरिएशन आएगी. जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लास्ट क्वार्टर होता है, लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, दैट इज़ द विंटर सीजन विच इज़ अ हॉलीडे सीजन, एंड ऑल्सो वहाँ पे क्रिसमस होती है. तो उसमें जो शॉपिंग है लोगों की डिफरेंट कमोडिटीज़ की, लाइक टॉयज़ हैं, मेंस क्लोथिंग, वेमेंस क्लोथिंग, दे आर एट देयर पीक. और उसमें जो शॉपिंग होती है, रिटेल शॉपिंग सबसे ज़्यादा उस जो क्वार्टर है उसमें होती है, और ये हर दफ़ा जो है रिकर होती है, और ये रेगुलर इसमें फ्लक्चुएशंस जो हैं अकॉर्डिंग टू द सीज़न वी कैन सी दीज फ्लक्चुएशंस. In our case, like in Pakistan,
जो हमारे फेस्टिवल हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि ईद है, ईद उल फित्र है या ईद उल अज़हा है, अगर वो लास्ट क्वार्टर में फॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप सर्वे करेंगे या इसको आप जो है इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कंजम्पशन थी कंज्यूमर्स की वो सबसे ज़्यादा थी, या रमज़ान में फूड आइटम्स की जैसे डिमांड जो है या सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. So it depends, or it is associated with the seasonal changes. These variations are, they are related to different seasons of the years, and they are related to social customs, religious festivals, and so on. The last category, as we have already seen, is the irregular variation or the random variation. Random variations जो हैं इनको हम forecast नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम उनको identify नहीं कर सकते. जिनको हम identify कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने मिसाल दी आपको कि फ्लड्स की, या वेदर एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको बता सकते हैं कि अगर बारिशें ज़्यादा होंगी तो फिर फ्लड्स जो हैं वो आ सकते हैं या हरिकेन्स आ सकते हैं. लेकिन कुछ इसमें ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको फोरकास्ट जो है नहीं किया जा सकता. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड इरेगुलर वेरिएशंस और रैंडम वेरिएशंस. We can show these variations on a graph, the secular trend which is shown by a solid line. और इसमें आप देख सकते हैं, you can also see the cyclical variations which are moving around the secular trend. और ये cyclical variations हैं जो कि business cycle के साथ associated हैं, और जो भी economic condition होगी उस वक्त economy में उसके साथ ही associated. और इसके बाद जो है उसमें आप देख सकते हैं जो heavy dashed line है वो show कर रही है seasonal variations को, और जो solid line है that is showing the irregular variation or the random variations in the series. Now, first of all, we are going to discuss the trend projection or the trend analysis. उसमें जो है trend projection में हमने जो, जैसे अभी हमने बात की कि जो ये variations थी, इसमें secular trend है, second जो है cyclical है, third seasonal है, और fourth जो है random है. तो हम सबसे पहले इसमें secular trend जो है उसको जो है डिस्कस करेंगे, और secular ये जो trend projection है उसको डिस्कस करेंगे. As I said earlier that the trend is projected here on the basis of the past values, और इसमें ये assume किया जाता है कि यही pattern जो है वो continue करेगा. और हमने कहा कि ये काफ़ी strong जो है assumption है, और इसकी वजह से जो ये trend analysis है उसको, या time series analysis, उसको naive technique जो है forecasting की technique कहा जाता है. Trend analysis जो है उसमें जब हम plot करेंगे data को, तो इसमें हमने जो वेरिएबल है, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी वेरिएबल हम फोरकास्ट करना चाह रहे हैं उसको वर्टिकल एक्सिस पे करेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे टाइम लेंगे. तो इसमें जो हमने जो भी डेटा जो है हमने फोरकास्ट करना है, उसके लिए हम वी आर गोइंग टू फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग आइदर द विजुअल मेथड और द रिग्रेशन एनालिसिस. विजुअली अगर हम ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने पहले भी बात की थी, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, दैट वी कैन ड्रॉ एन अप्रॉक्सीमेट लाइन. तो वो जो अप्रॉक्सीमेट लाइन है वो डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं वो उसको डिफरेंट ड्रॉ करेंगे फॉर द सेम डेटा सेट. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड और ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज रिग्रेशन एनालिसिस. तो रिग्रेशन एनालिसिस में जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन होगी वो हम स्क्रीन पे आप मॉडल देख सकते हैं. दिस विल बी, इफ़ यू आर यूजिंग अ लीनियर ट्रेंड, देन द मॉडल is presented by the equation ST is equal to SO plus BT, where ST is the time series which is to be forecasted at period T. SO is the value of which is to be estimated by using the regression analysis. Remember the constant of regression analysis, उसमें हमने इसको, we have denoted this by A, the vertical intercept और the vertical intercept of the line, और इसमें SO हमने symbol जो है वो use किया, but it is the same thing. But here it is we are going to estimate this value of the time series at period t equal to 0. That is why we use the symbol SO और S0, जो कि ये जो value है जब t है वो that will be equal to 0, then it is denoted by SO plus BT, where B is the growth per period and T is the time for which the estimation for which the forecast is to be made. B हमने देखा that is growth per time period, and we are assuming here a constant amount जो है, जो हम जो growth इसमें जो बता रहे हैं
B, that is important क्योंकि वहाँ पे हमारा जो B था that was in our regression analysis while we were discussing demand estimation, we have seen that B was representing what? The slope coefficient. And here the slope coefficient, this slope is between the two variables. One is which is to be estimated or which is to be forecasted, and the other variable is here time. तो इसका जो slope होगी उसको हम देखेंगे. तो यहाँ पे हम ये assume कर रहे हैं इस मॉडल में which is a linear trend, we are assuming that this will be constant. और ये डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर कि कौन सा मॉडल जो है वो यूज़ किया जाए. जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी. इन डिमांड एस्टिमेशन 2 वी हैव टॉक्ड अबाउट इट एंड वी हैव सेड दैट विच फंक्शनल फॉर्म इज टू बी यूज्ड. आइदर इट इज़ गोइंग टू बी द लीनियर फॉर्म और द पावर फॉर्म. अब सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसिडरिंग द लीनियर ट्रेंड. So in this case, as I said, the regression equation will take the form, it can be written as ST equal to SO plus BT. And now let's take an example of a city where the consumption of electricity is being studied. और इसमें जो है period जो हमने लिया है that is from 1992 to 1995. And different quarters जो data है time series data, here the time is it is chronologically जो इसको हमने order किया है वो quarters है. So the time period is it moves from one quarter to the other quarter. If we are starting from 1992 to 1995 और यहाँ पे जो method हम use करते हैं we code different quarters. If the data is yearly then we code different years starting from 1 to onwards. और यहाँ पे क्योंकि जो है हमारा हम जो टाइम पीरियड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ क्वार्टरली डेटा. So the first quarter of 1992 is coded as 1. Second quarter is coded as 2 and so on and so forth. Since we are taking data from 1992 to 1995, तो इसमें हमारे पास जो total quarters आएंगे वो 16 होंगे. So हम यहाँ पे इनको जो कोड करेंगे from 1 to 16 करेंगे so that the time period is from t equal to 1 to t equal to 2 and so on up to t equal to 16. और इसके corresponding जो values हमने electricity जो consumption है या electricity sales की values जो हैं वो table में show की हैं. और ये million kilowatts hours में जो है हमने यहाँ पे show किया है. और हम जैसे मैंने पहले कहा वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पीरियड t इक्वल टू 1 वेयर t इक्वल टू 1 इज प्रेजेंटिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1992. और इसके बाद हम जो है 1995 तक लास्ट क्वार्टर हमारा है जो हम t इक्वल टू 16 से शो कर रहे हैं. Now here what will be the base period? As we can see in our regression equation, this is ST is equal to SO plus PT. So SO in this case will be when t equal to 0. और इसके लिए जो हमारा टाइम पीरियड है वो that will be the last quarter of 1991. The last quarter of 1991 is indicated here t equal to 0. So we are going to start from there. And here we have to run the regression. अभी जैसे मैंने पहले कहा कि हम लाइन जो है उसको roughly approximately भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए इसको ज़्यादा प्रिसाइसली करने के लिए वी आर गोइंग टू रन रिग्रेशन एनालिसिस. और जब हम रिग्रेशन जो है उसको रन करेंगे कंप्यूटर पे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं. एंड दैट इज़ शोन बाय द रिग्रेशन इक्वेशन विच वी हैव एस्टिमेटेड हियर. दैट इज़ इक्वल टू ST इज़ इक्वल टू 11.90 प्लस 0.394 t and R square is equal to 0.50 and the t statistic is shown in the parenthesis which is equal to 4.00. As we can see that here the slope coefficient B is statistically significant and SO is equal to 11.90. So जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो SO है इस केस में that is indicating the base period and this shows that the electricity demand or electricity consumption is Surat mein in the last quarter of the 1991 was presented by t equal to 0. When the time period t is equal to 0, that is 11.90
मिलियन किलोवाट्स आवर्स। तो ये जो हमारा है ये वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा जब हम इसको ड्रॉ करेंगे इस लाइन को, और इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने जो लाइन ड्रॉ की है दैट इज़ फ्रॉम पीरियड 1992 टू 95, और इसके लिए ये जो हमने इक्वेशन जो है वो आप देख सकते हैं दैट इज़ हियर SO इज़ इक्वल टू 11.90, B इज़ इक्वल टू 0.394, or 0.394 indicates what? It indicates that after every quarter the consumption of electricity is increasing by 0.394, whereas the value of R square is 0.50 or 50%, in other words, which means that 50% variation in the consumption of electricity of this city, it is explained by the variation in time. That is, after every quarter of the year, the electricity consumption is increased by 0.394, or R square जो है that is equal to 50%, so or 0.50, or we can say in other words that 50% of the variation in the consumption of the electricity that is explained by the time series. Now the important thing here is that we can forecast for the next year or maybe for the next 5 years. तो यहाँ पे अगर हम forecast करना चाहते हैं what will be the consumption or what will be the sales of the electricity in the year 1996 using this data, that is using this past data from years 1992 to 1995, यहाँ पे हम 1996 के लिए forecast जो है वो कर सकते हैं. In order to forecast, we simply have to substitute the value of T, that is for the quarter for which we are going to forecast the consumption. तो इसके लिए जैसे मैंने पहले आपसे कहा that we have used the technique, यहाँ पे हमने कोट किए हैं quarters को 1 to 16, और जो हमारा base period quarter था that is the last quarter of 1991, which corresponds to T equal to 0. तो यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट जो क्वार्टर हमारा आएगा उसको हम कोड करेंगे S17, that is the estimated consumption of electricity in the first quarter of 1996, which is coded as S17. नेक्स्ट क्वार्टर जो सेकंड क्वार्टर है उसको हमने कोड किया है 18 से, थर्ड क्वार्टर को जो है कोड किया है हमने 19, और जो लास्ट क्वार्टर है 1996 का वो 20, so that we can find we can estimate or we can forecast the consumption of electricity in the period S17, S18, S19 and S20, which represents respectively the first quarter, the second quarter and the third quarter and the fourth quarter of the year 1996. We simply have to substitute T equal to 17. First of all, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11.90 plus 0.394 multiplied by 17 and we get 18.60, which is the electricity consumption in millions kilowatt hours. और इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें 18.99, और इसके बाद S19 which represents the third quarter of 1996, the consumption of electricity is 19.39 million kilowatt hours. और इसके बाद लास्ट क्वार्टर में जो है हम देख सकते हैं दैट द वैल्यू इज 19.78 मिलियन किलोवाट आवर्स. इसी तरह से हम जो है इसको नेक्स्ट किसी और ईयर के लिए, किसी और क्वार्टर के लिए वी कैन फोरकास्ट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और सेल्स फॉर दिस फर्म. हियर वी हैव कंसिडर्ड लीनियर ट्रेंड, और हमने ये अस्यूम किया है दैट B इज इक्वल टू अ कांस्टेंट अमाउंट, दैट इज ईच क्वार्टर the consumption of electricity is increased by a constant amount. But it is quite possible कि डेटा की जो है वो इस तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वहाँ पर लीनियर ट्रेंड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है. For that, in that case we have to use a constant growth rate, जो कि constant percentage growth rate होगा. Instead of constant growth amount, we are going to use constant परसेंटेज रेट. यहाँ पे हम कांस्टेंट अमाउंट की बजाय कांस्टेंट रेट जो है उसको उसकी बात करेंगे, और इस सूरत में जाहिर है कि हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी. एंड नाउ वी हैव टू यूज़ द फंक्शनल फॉर्म विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और द पावर
form of the function, and you can see this multiplicative model on your screen, and it is written as st equal to so multiplied by 1 plus g to the power t. Here g is the growth rate, और ये जो growth rate है ये constant percentage growth rate है, और इसके लिए जो है आप देख सकते हैं कि हमने ये पहले भी डिमांड एस्टिमेशन में भी आपको बताया था कि फंक्शनल फॉर्म जो है दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द डेटा. If we are uncertain about the functional form of the data, that is which functional form is to be used, whether it is going to be linear or it is going to be multiplicative or power form. तो अगर हम अनसर्टेन हैं तो इसके लिए हम जो है दोनों मेथड को यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए फिर दोनों का रिग्रेशन जो है वो रन कर सकते हैं, और अल्टीमेटली रिजल्ट्स जो हैं उसको हम कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा जो है वो which one of these two methods is fitting the data in a better way. We will use that which one is more accurate, और ज़्यादा जो है accurate कौन सा है, ज़्यादा reliable कौन सा है, तो उस मेथड को फिर हम जो है यूज़ करेंगे. यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल के लिए अब जो दूसरा मॉडल है that is multiplicative form of the model, we are going to use that, and here we can see that the regression equation now takes the form st equal to so multiplied by 1 plus g to the power t, where g is the constant percentage growth rate. और यहाँ पे हम अमाउंट जो है उसकी बजाय constant अमाउंट की बजाय अब constant rate जो है उससे उसकी बात कर रहे हैं. In order to run the regression, we have to take the logs of the variables. यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है जिसके logs हम लेंगे वो हम टेबल में देख सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन या सेल्स हैं, तो उनके हम पहले logs लेंगे, and then the equation will be transformed into log linear form. As you can see on the screen, here we have log of st equal to log of so plus t times log of 1 plus g. और जब हम ये रिग्रेशन रन करेंगे तो रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है दैट इज लॉग ऑफ st इज इक्वल टू 2.49 प्लस 0.026 t, and r square is again equal to 0.50. Now you can see that here this is the log form. तो इसको convert करने के लिए, that is converting it back to the original data. In order to interpret the result, we have to take the antilogs of 2.49 and 0.026. Once we take the antilog of these expressions, we get the data that is st equal to 12.06 multiplied by 1.026 to the power t. यहाँ पे जो है हम जब इनके antilogs लेंगे तो अब हमने we have transformed the data back into the original form, और अब हम इन results को फिर से interpret कर सकते हैं. और यहाँ पे भी जैसे कि हमने पहले forecast किया for the next year, that is for the next first quarter of the year, second quarter, third and fourth quarter. तो 1996 के different quarters के लिए यहाँ पे भी अब हम इस equation को use करके तो जो है इसके लिए forecast कर सकते हैं. Here you can see that the value of SO is 2.49 and the value of G is 0.026, और उसको हम लिख सकते हैं st equal to 12.06 multiplied by 1.026 to the power t. Once we take the antilogs of these expressions, we can write the equation as st equal to 12.06 multiplied by 1.026 to the power t. In this case, the value of g is 1.026, which in other words means that by each quarter, the electricity consumption is increasing by 2.6%. In order to forecast, now again we substitute the value of t, which is equal to 17, 18, 19 and 20 respectively for the first, second, third and fourth quarter of the next year, that is 1996. By substituting these values of t into the estimated equation, we can see that here the results are 18.66, 19.14, 19.64 and 20.15. So we can see that the results are quite similar to the results that we have already obtained by using linear trend method. In this case, so in this example, as far as this example is concerned, we can say that the two results are quite similar. और इसकी रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि ये डेटा जो हमने यूज़ किया है, the data that we have used in this example, that was
quite appropriate for using the linear trend method. That is why when we have used the other method, it has not improved much, और यहाँ पे जो हमारी forecast थी that is almost the same. और यहाँ पे अगर हम इनको compare करें तो हम देख सकते हैं कि first year, that is in the first quarter of 1996 as 17, the amount there was 18.60 and here we have 18.66. इसी तरह से अगर हम दूसरी भी values को compare करेंगे तो हम देख सकते हैं कि उनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, which in other words means that in this case, using linear trend method or non-linear method, we have obtained almost the same forecast results. और इसकी जो रीज़न है वो मैंने पहले आपको बता दी है कि ये जो एग्जाम्पल हमने ली है उसमें जो लीनियर ट्रेंड था वो भी सूटेबल था. दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड द सेकंड मेथड, दैट इज़ द नॉन लीनियर मेथड. That is in the function form. First we have used the linear form and then we have used the power form, and we have seen that the results are almost similar. The results of our forecasts are almost similar, and the reason is that this in this example, ये जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ली थी इसमें लीनियर ट्रेंड मेथड जो था वो भी सूटेबल था. इसीलिए जब हमने दूसरा मेथड यूज़ किया तो उसमें कोई ख़ास जो हमारी एक्यूरेसी थी या जो रिजल्ट्स थे उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया. एंड this means that here the forecast is accurate using we can get accurate results using either the linear method or the non-linear method. With this we come to end of this session. Thank you. Khuda Hafiz.